आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ के साथ। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे इवोल्यूशन का मतलब है कि कैसे हम लोग मतलब हमारा बिजनेस इवॉल्व हुआ। जैसे कि आज हम लोग इंडिया में देख रहे हैं हमारे डे टू डे बिजनेस, मतलब आसपास हम लोग जितने बिजनेस देख रहे हैं वो उस स्टेज तक पहुँचा कैसे, और बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में, यानी बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स बिजनेस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें आज का जो मेन हम लोग का जो कवरेज होगा वो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर होगा। मतलब ट्रेड और कॉमर्स इंडिया में कैसा है उसकी हिस्ट्री होगी। तो ट्रेड का सिंपल मीनिंग होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी गुड्स को अगर और सर्विसेज को अगर हम लोग बेचते हैं या खरीदते हैं तो उसे हम लोग ट्रेड बोलते हैं। और उसी गुड्स और सर्विसेज के बेचने के बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर इंश्योरेंस प्रॉब्लम प्रोटेक्शन के लिए, तो सारे प्रॉब्लम्स को जो दूर करे उसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं। यानी ट्रेड इन सिंपल वर्ड्स इज रेफर्स टू बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कॉमर्स रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच hindrances in the way of trade is removed such as transportation, insurance, banking। ठीक है, तो सबसे पहले जब ट्रेड और कॉमर्स को लाया गया, तब ट्रेड और कॉमर्स को जब लाया गया था तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे कि बैंक फाइनेंस, पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ज़रूरी था। फाइनेंस मतलब हम लोग को कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ से एक्यूमुलेट करना है फंड को, तो इसलिए इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम में था कि हम लोग कुछ अपने बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि फ्यूचर क्रेडिट और डेफर्ड पेमेंट में हमारे बैंक सिस्टम को मतलब ट्रेड में असिस्टेंस मिले बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। तो इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। हुंडी हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आज पॉपुलरली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक टर्म दिया गया, जिसके अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी का एक पार्ट हुंडी भी है। हुंडी इतना कॉमनली यूज़ नहीं है बट आज भी इसका एग्जिस्टेंस है। हुंडी एक ऐसा एक आपका एक नोट रहता है, एक नोट टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसमें लिखा रहता है कि किसको आपको पैसा पे करना है, कितना पैसा पे करना है, कब पे करना है और कहाँ पे पे करना है। हुंडी बस ये होता है कि हुंडी आपका रीजनल यानी लोकल लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है धनी जोग और सहजोग। धनी जोग आपका एक ऐसा मतलब ऐसा हुंडी को बोला जाए जहाँ पे अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लाइबिलिटीज़ क्रिएट नहीं होती है। बट सहजोग जस्ट उसके अपोजिट होता है, यानी ऐसा जहाँ पे कि लाइबिलिटी कुछ ना कुछ अगर रिसिपिएंट की भी क्रिएट होती है अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो। सेकेंड होता है चिट्टी। चिट्टी अब लगभग ख़त्म हो चुका है, इसका कोई मतलब प्रचलन नहीं है। ये आया था स्टार्टिंग में जब पोस्ट ऑफिस सिस्टम इंडिया में फॉलो हो, मतलब पोस्ट ऑफिस बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ में था। फिर इसी के अंदर सेकंड टॉपिक आता है राइजिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। अब जब ट्रेड को बढ़ाने की बात हुई तो जो लिंकेज था, कंज्यूमर्स कहीं और है और प्रोड्यूसर्स कहीं और है, मैन्युफैक्चरर्स कहीं और है, तो उन दोनों के बीच को गैप को बिल्ड करने के लिए इंटरमीडियरीज का इंट्रोडक्शन है। इंटरमीडियरीज कुछ और नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है जो कि उभर के आए और एक तरह से लिंकेज का काम किया कंज्यूमर्स में और आपका प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स में। इन्होंने हमारे ट्रेड को काफ़ी ऊपर मतलब काफ़ी ग्रोथ दिया। कैसे? तो पहले उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि गरीब किसान थे, जो लो मतलब जिनके पास फाइनेंस प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उन प्रोड्यूसर्स को, उन फार्मर्स को उन्होंने पैसे दिया, एडवांस में मनी दिया। बोला कि अभी आप हमसे लोन लीजिए एंड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड टाइम जब आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच दीजिएगा हमारे थ्रू, तो उससे हमारा कमीशन या तो हम लोग काट लेंगे या तो आप लोग हमें पेमेंट कर दीजिएगा। सेकेंडली उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि इन्हें तो जिन्हें वो बेचा करते थे उनके ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए उन्होंने उनको सिक्योरिटी दिया, कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी गलती होती है तो हमें पकड़िएगा। फिर असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब उन्होंने ये भी देखना था कि अगर वो लोग किसी से अगर सामान खरीद रहे और किसी को बेच रहे तो उसके बीच में रिस्क क्या है, कि उनका प्रोडक्शन क्या होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। अगर सपोज एक किसान है, अगर वो कुछ उगा रहा है तो उसका कॉस्ट क्या है, उस हिसाब से वो अपना कमीशन जोड़ के फर्दर प्राइस भी बताते थे। वो लोग अपना पूरा रिस्क असेसमेंट कर लेते थे। तो ये था उसमें थर्ड आता ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही एक मेजर प्रॉब्लम था क्योंकि उस टाइम जिस टाइम ट्रेड स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था उस टाइम प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे इंडिया में नहीं थी। तो फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत ही वाइड स्ट्रक्चर्स बनाए गए रोड्स के। क्यों? ताकि हमारा स्पीड में मतलब ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड भी बढ़े और सेफ्टी प्रिकॉशन भी प्रॉपर रहे ताकि एक्सीडेंट्स ये सब कम हो। सेकेंडली हमें देखा गया कि जो रोड में एक नॉर्दर्न रोडवे बनाया गया जो कि बहुत ही फेमस था उस समय, जो कि बंगाल से तकसीला यानी बिहार, बंगाल से लेके तकसीला तक वो जाता था। फिर पेपर
उस टाइम सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पेपर का डिमांड हुआ करता था, इंडिया में पेपर एक्सपोर्ट होता था। पेपर हमारा रोमन एम्पायर के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित था, और इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर आप कहीं पे भी देखिएगा ब्लैक गोल्ड, एक्सपोर्ट ऑफ ब्लैक गोल्ड, तो इसका मतलब पेपर को वो इंडिकेट करता है रोमन एम्पायर के टाइम। फिर एक कलिकत नाम का एक जगह है जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इस ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फेमस थे। यहाँ से तरह तरह के एक्सपोर्ट्स किए जाते थे, बहुत सारे, जैसे स्टोन्स हो गए, क्लॉथ्स हो गए, टेक्सटाइल्स के हर चीज़ यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाता था। और ओवरऑल इंडिया जो लीडिंग एक्सपोर्टर था किस चीज़ का था, तो टेक्सटाइल का था। इंडिया से कॉटन, ऊल, सिल्क, हर तरह के टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करते थे। अब इसी के अंदर हमारा सेकंड आता है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। अब जब ट्रेड बना तो अब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल बने, कुछ डॉक्टर्स के, कुछ इंजीनियर्स के, कुछ फार्मर्स के। अब ये लोग अपना प्रॉब्लम्स कहाँ बताए, तो इन्हीं को ले लेके उनकी अपनी अपनी कम्युनिटी बनी, जहाँ पे उनके इंटरेस्ट की बात होती थी जो कि उनके फेवर में हो। जिसको कई कई आप लोग बिजनेस में देखेंगे ट्रेड यूनियंस भी देखा जाता था, वर्कर्स के लिए जो बनता है आज के डेट में। फिर हमारा आता है उसी के अंदर आता है मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशन और कुछ नहीं, वही ग्रुप ऑफ पीपल है जो डिफरेंट कॉरपोरेशंस होते हैं, उसके अंदर जो संगठन होता है जो कि वो ग्रुप ऑफ पीपल के फेवर में काम करता है, उनके हित में, कि उनके लिए क्या बेनिफिट्स है, उनके लिए क्या बेनिफिट नहीं है। आप जो आज के डेट में स्ट्राइक्स, लॉकडाउन, ये सब भी जो देखते हैं, लॉकआउट, ये सब भी क्यों होते हैं, वो प्रॉपर पब्लिक को कोई गाइड करने वाला एक संगठन होता है जहाँ पे वो पूरा यूनाइट होकर फिर वो सब एक्शंस लेते हैं। अब हमारे इंडिया में जब ब्रिटिश सरकार आई थी या फिर उसके पहले भी बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स बनाए गए थे, जिससे कि हमारी फिजिबिलिटी हो, हमारे ट्रेड्स आसानी से हो पाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा हमारा आज के डेट में पटना है। ओके, तो पाटलिपुत्रा में मेनली हमारे स्टोन्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था। यहाँ पे स्टोन्स, डिफरेंट तरह के पियर्स हो गए, इम्पोर्ट जो जेम्स होते थे वो सब ऐसे एक्सपोर्ट किया जाता था। फिर पेशावर आज के डेट में पाकिस्तान में लोकेटेड है। यहाँ से हमारा ऊल का एक्सपोर्ट होता था, और इन रिटर्न भी हम लोग यहाँ से हॉर्स लेते थे बाहर से, मतलब यहाँ पे इंपोर्ट भी होता था फॉरेन कंट्री से, यहाँ पे इंपोर्ट का भी काम होता था जो कि हॉर्स का होता था। देखिए नेगेटिव साइन का यहाँ पे मतलब इंपोर्ट डिनोट कर रहा है और बाकी सब एक्सपोर्ट है। यहाँ पे हम लोग कुछ ही ट्रेड सेंटर, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स की बात करेंगे, तो वही हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का आता है तक्षशिला। तक्षशिला जैसे हमने यहाँ पे भी दिखाया था, नॉर्दर्न रेलवे यहाँ पे बनाया क्यों गया, क्योंकि तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स की तरह भी काम करता था। यहाँ पे मेनली एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, यहाँ पे लर्निंग की सिस्टम बहुत अच्छी थी। इस चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, सेंटर ऑफ लर्निंग थी ये एक तरह से, और एजुकेशन भी ट्रेड करने के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट इज इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ हमारा न्यू दिल्ली यानी हमारा कैपिटल में लोकेटेड है, और आप लोग ने इसका मेनली नाम हमारे इंडियन हिंदू मैथोलॉजी महाभारत में अपने इसका जिक्र सुना होगा। मेनली इंद्रप्रस्थ में आपका कुछ नहीं, मतलब कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं होता था। यहाँ पे मेन हाईवेज जैसे क्रॉस करते थे, जैसे आपका ग्रैंड ट्रंक रोड हो गया, ये सब जो बड़े बड़े जो हाईवेज थे वो इंद्रप्रस्थ से क्रॉस करके जाते थे। इसलिए यहाँ पे भी ट्रेड सेंटर बना दिया गया, ताकि एक शहर से या दूसरे स्टेट से एक स्टेट में आने के लिए जब भी आप बीच में अगर स्टॉपेज लो या कोई भी वेयर हाउस टाइप का, तो वो इंद्रप्रस्थ उसका काम किया करता था। अब नाउ नेक्स्ट इज हमारा वाराणसी। वाराणसी मेनली फेमस था आपका सिल्क क्लॉथ और सैंडलवुड के लिए, मतलब सिल्क के जो कपड़े हैं, बनारसी जो साड़ी होती है, क्यों फेमस है, क्यों सिल्क क्लॉथ, फिर आपका सैंडलवुड, ये सब आपका ये सब दिखाया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट आता है मथुरा। ये दोनों ही शहर जो है वो यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और मथुरा आपका कुछ नहीं बस एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, यानी जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें थी वो सब के लिए फेमस है। मथुरा में वो सब चीज़ें मिलती थी। फिर हमारा आता है नेक्स्ट इज मिथिला। मिथिला करेंटली नेपाल में भी है और कुछ पोर्शन उसका बिहार में भी लोकेटेड है। मिथिला आपका ट्रेडिंग कॉलोनीज थे, मतलब बहुत सारी कॉलोनीज छोटी बनाई हुई थी जहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग रिसाइड करते थे, और वहाँ से अपना पूरा ट्रेडिंग कंट्रोल किया जाता था। फिर आता है आपका, उसके बाद आता है उज्जैन। देखिए जितने भी ट्रेड सेंटर्स, आप सबका नाम तो आप पहले याद कर नहीं सकते, कुछ 3-4 का याद कर लीजिएगा, बट एटलीस्ट सबके बारे में इतनी जानकारी रखिए कि अगर 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स का कोई अगर क्वेश्चन ऐसा पूछता है अगर ऑरली, तो अपन के बारे में इतना समरी बता सके कि उसमें क्या होता है, उस ट्रेड सेंटर को आखिर ट्रेड सेंटर चुना क्यों गया।
फिर आता है आपका सेकंड में आता है उज्जैन, उसके बाद आता है उज्जैन। उज्जैन मेनली आपका क्लॉथ्स के लिए फेमस था, टेक्सटाइल्स के लिए। यहाँ पे टेक्सटाइल बहुत ही फेमस हुआ करता है, वो किसी भी चीज़ का, कॉटन, ऊल, सिल्क, किसी भी चीज़ का हो। उसके बाद आता है आपका उसके बाद आपका आता है सूरत। सूरत आपका गुजरात में लोकेटेड है। और हाँ, उज्जैन आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश। करेंटली उज्जैन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और सूरत है, सूरत आपका गुजरात में है। और ये फेमस था आपका, जो आप देखते हैं साड़ियों में जो नीचे जरी का काम होता है, जो कढ़ाई की जो साड़ियाँ होती है, वो सब मेनली सूरत से ही उठ के, जो ट्रेडिशन, जो कल्चर, जो डिज़ाइन, वो मेनली सूरत में ही बनाया जाता था। फिर आता है आपका कांची। कांची आपका पियर्स, यहाँ से पियर्स एक्सपोर्ट होता था, बट इन रिटर्न यहाँ पे गोल्ड और सिल्क दोनों ही इंपोर्ट किया जाता था। यानी दो चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होती थी मेनली, और पियर्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के काम में आता था। उसके बाद आता है मदुरा। अब इसका नाम चेंज होकर मदुराई हो चुका है, मदुराई। ये अभी आपका फिशरीज़ के लिए, यानी ये साउथ में लोकेटेड है। और फिशरीज यानी मछली, ये सब जो मछलियों का जो फिशरीज होता है, मछली पकड़ना, और वहाँ पे डिफरेंट मछलियों का, मतलब वेराइटी ऑफ मछलियाँ यहाँ पे मतलब फिशरीज मतलब पकड़ी जाती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट इज ब्रोच। आप लोग जो बुक में पढ़ रहे ब्रोच, वो असली में ब्रोच नहीं, अब आपको भरूच के नाम से जाना जाएगा। भरूच आपका गुजरात में एक प्लेस है जहाँ पे कि वो मेनली अर्थक्वेक एरिया, मतलब वहाँ पे अर्थक्वेक उसके अगल बगल बहुत ज़्यादा आते हैं। भरूच, भचाओ, ये सब जो प्लेसेस हैं, ये आपका लिंकेज प्रोवाइड करता है। लिंकेज कहाँ से? तो रोड और वाटरवेज, अब दोनों में भी तो लिंकेज होनी चाहिए ना। तो यहाँ से वाटरवेज और रोड दोनों को लिंक किया जाता है कि जो भी बाहर से सामान आ रहा है वहाँ पे स्टोर होगा, फिर वो रोड के जरिए बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया द कंट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट होगा। इसके बाद आता है हमारा कावेरी पट्टा। ये भी हमारा साउथ में नियर बेंगलोर इसको हम लोग बोला जाता है। यहाँ पे ये हेडक्वार्टर्स, यहाँ यहीं पे उन्होंने हेडक्वार्टर, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपना हेडक्वार्टर्स यहीं पे बनाए थे। यहाँ पे परफ्यूम, सेंट, सिल्क, ऊल, कॉस्मेटिक्स और बहुत सारी, मतलब यहाँ पे जितनी आप कोई भी चीज़ का नाम लीजिए, लगभग यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। और यहाँ पे शिप बिल्डिंग का भी काम होता था, जो शिप्स बनाई जाती थी इंडिया में, वो भी यहीं से होता था। फिर आपका आता है तमारली पट्टा, तमार लिप्टी आपका होता है तमार लिप्टी। ये भी आपका लिंकेज प्रोवाइड करता है। और ये आपका वेस्ट बंगाल, ये आपका तमार लिप्टी आपका उसी साइड, मतलब आपका वेस्ट बंगाल के साइड लोकेटेड है। और ये मेनली आपका हावड़ा नदी, जो वहाँ पे नदी बहती है, हावड़ा नदी, हुगली रिवर से आपको लिंकेज प्रोवाइड करता है। ओके, तो ये हमारे कुछ ट्रेड सेंटर्स थे। अब ट्रेड सेंटर्स में से आपको जो अच्छा लगे आप उसके बारे में नाम याद कर लीजिए, पर डिटेल्स एटलीस्ट सब के बारे में रखिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब ये तो हो गया आपके ट्रेड सेंटर्स के नाम। यहाँ पे तो आपका दिख ही गया कि कौन सा चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस था, कहाँ से किस चीज़ की एक्सपोर्ट और किस चीज़ की इम्पोर्ट होती थी। बट अब मेनली जो इंडिया जिसमें लीडिंग था, अब लीडिंग क्या क्या था, तो एक्सपोर्ट अगर करना है तो इंडिगो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था इंडिया से। शुगर ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। और ऐसी एक दो और एग्जांपल्स है। स्पाइसेस भी आपका बहुत ज़्यादा मेजरली ऐसे एक्सपोर्ट किया जाता था। स्पाइसेस हो गया, टी हो गया, ये सब इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। और इम्पोर्ट क्या करता था, हॉर्सेस, बाहर से हॉर्सेस को बुलाया जाता था, क्योंकि पहले के जो ट्रेडिशन में था कि जो किंग्स थे ये सब मेनली हॉर्सेस में ही घुमा करते थे, उन्हीं से रथ या जो भी बनाया जाता था। उसके जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी इंडिया में नहीं बाहर से ही लाया जाता था। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपका जो लास्ट टॉपिक है आज का है वो, मतलब अंडर हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, वो ये है कि पोजीशन ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब इंडियन एक सब कॉन्टिनेंट है, यानी एक कंट्री है, उसका ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या स्टेटस रहा है शुरू से लेकर आज तक, वो हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले फर्स्ट से 7th सेंचुरी तक, जो स्टार्टिंग के जो 7 सेंचुरीज थे, उसमें इंडिया काफ़ी प्रॉस्परस था। इंडिया कहते हैं गोल्डन बर्ड, और काफ़ी सारे नामों, सोने की चिड़िया, काफ़ी सारे नामों से जाना जाता था। उस टाइम इंडिया का मुकाबला करने वाला कोई था ही नहीं, शायद कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सबसे बड़ा हेरिटेज था इंडिया, सबसे बड़ा कल्चरल हेरिटेज, सबसे ज़्यादा रिच कंट्री, सब कुछ माना जाता था इसे। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश, पहले इसके बाद डिस्ट्रक्शन धीरे धीरे चालू हुआ, और फिर रैपिड डिस्ट्रक्शन आपका 18th सेंचुरी में हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इनडायरेक्टली एक्वायर किया। इनडायरेक्टली उन्होंने ट्रेड के पर्पज से एक्वायर किया, बाद में इस पर रूलिंग किया। तो वहाँ से डिस्ट्रक्शन चालू हुआ, और धीरे धीरे हमारे सारे ट्रेडिशन, हमारे एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ स्पॉइल होती चली गई, और इंडिया का कल्चर हेरिटेज सब एक हिस्ट्री में ही रह गया।
आफ्टर दैट जब आज़ादी मिली उसके बाद फिर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया और 1952 में पहली बार 5 ईयर्स प्लान्स को लाया गया। 5 ईयर्स प्लान को पहली बार लाया गया था जिससे कि इंडिया रिवाइव कर सके। वो सब प्लान्स के अंदर कुछ कुछ ऐसे स्कीम्स बनाए गए थे जिससे कि पॉवर्टी को मिटाना, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट करना। उस टाइम शायद टर्शियरी सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस उतना नहीं था, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर का और उसके बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। फिर 1991 में बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन आया और एलपीजी पॉलिसी को इंडिया एज अ कंपल्सन में भी ड्यू टू इंट्रोड्यूस किया गया। वो कंपल्सन था ज़रूरी वो नहीं पता, क्योंकि इंडिया इतने ज़्यादा डेप्ट में जा चुका था कि उसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन मांगने पड़ा। तो उन्होंने बस एक ही कंडीशन रखी कि अपनी इकॉनमी को ओपन कर दो। इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उसने अपनी इकॉनमी को क्लोज रखा था ताकि वो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रियलिस्ट, डोमेस्टिक ट्रेडर्स को मोटिवेट कर सके, प्रमोट कर सके और इकॉनमिक ग्रोथ हो और वो लोग भी कम्पिटिटिव बन सके। बट कुछ सालों में इंडिया ने समझ लिया था कि वो लोग रैदर देन कम्पिटिटिव वो लेथार्जिक हो गए थे। वो कंपटीशन को फेस ही नहीं करना चाहते थे। वो सोचते थे हम ही हैं, बाहर से तो कोई आने वाला नहीं है। और ये सब करने में बाहर से मतलब एक दो कंपनीज थी जो कि इंडिया में आई थी, बट उनके पास इतनी इम्पोज की गई थी कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कि वो लोग आगे भी कुछ नहीं कर सकती थी। ये इतने ज़्यादा वो महंगी हो चुकी थी। तो एलपीजी पॉलिसी को लाया गया था 1991 में एज अ डिमांड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड IMF फॉर ग्रांटिंग द लोन। एलपीजी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी अपनी इकॉनमी को खोल दो, बाहर के कंट्रीज़ को मतलब लिबरल करो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आसान बनाओ। प्राइवेटाइजेशन यानी सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटा के थोड़े प्राइवेट सेक्टर्स को भी दिया करो, इंडिविजुअल्स को भी दिया करो कि अपने हिसाब से रेगुलेट करें। ग्लोबलाइजेशन यानी अपने कंट्री को पूरे वर्ल्ड ओवरऑल इकॉनमी से लिंक करो, यानी ओन इकॉनमी को नेशनल वर्ल्ड इकॉनमी से लिंक किया जाए ताकि ट्रेड आसानी से हो सके। तो ये एक बहुत ही मेजर रिफॉर्म था 1991 का। एंड आफ्टर दैट एफडीआई डेस्टिनेशन, धीरे धीरे एलपीजी पॉलिसी के कारण इंडिया का एफडीआई का एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया जहाँ से कि बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और वो कुछ नहीं, ओनरशिप, मतलब आप शेयर या स्टॉक्स एसेट इंडिया में होल्ड करते हैं, जब बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करके होल्ड करते हैं और उनकी ओनरशिप उन्हें मिल जाती है। देखिए ये सब तो हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस थे जो इस टाइम पे इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनका आज के डेट में बहुत रेलेवेंस है। जैसे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टाइम लगाया जाता है। फिर आपका फेरी टैक्स ऐसा बोला जाता था कि जो भी बोटमैन है, बोट्स या फिर जो शिप बिजनेस में जो रहते हैं, जो भी आपका कोस्टल एरियाज़ में जो मेनली जो रहते हैं उनके ऊपर लगाया गया था। उन पे ये बोला जाता था कि वो लोग जो भी कमाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, अगर वो लोग रूल्स या प्रोविजंस के कॉन्स्टिट्यूशन के अगर तोड़ते हैं तो उन्हें वो टैक्स भरना पड़ेगा। और उस टाइम मेनली गवर्नमेंट कंट्रोलर सब कुछ रहता था और ये सब ब्रिटिशर्स के से सब टैक्स चला आ रहा है, तो वो लोग मेनली ये सब टैक्स एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उनका एक मेन रेवेन्यू जनरेशन होता था फेरी टैक्स से, क्योंकि उन्हें अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ने ही पड़ते थे। फिर आता है आपका लेबर टैक्स और कुछ नहीं, आज के डेट में जो नॉर्मली एम्प्लॉय पे जो टैक्स लगता है और जो एम्प्लॉयर काटता है TDS के नाम पे, वही होता है एम्प्लॉय टैक्स, लेबर टैक्स। ओके, थैंक यू। तो इसके साथ आपका ओवरऑल टॉपिक हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।